हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन स्टेप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि सेल डिवीजन के पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से उसके दो आइडेंटिकल कॉपीज बन जाते हैं जो कि फिर डॉटर सेल्स में पास होते हैं और इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है जिसमें कि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पे डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड कंजर्व होता है, इसलिए इसे हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है। जब ऑरिजिन पे डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं तो रेप्लिकेशन बबल बन जाता है। इसमें दो रेप्लिकेशन फोक बनते हैं जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस तरह के डीएनए के रेप्लिकेशन को हम बाई डायरेक्शनल मेथड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये है ऑरिजिन जहाँ पे कि डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इस तरह से रेप्लिकेशन बबल बनता है। यहाँ दो रेप्लिकेशन फोक है जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के रेप्लिकेशन को हम बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। एक स्ट्रैंड जिसे कि हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं उसकी सिंथेसिस कंटिन्यूसली होती है, बट दूसरा स्ट्रैंड जिसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं उसकी सिंथेसिस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में होती है जिसे हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और इस तरह के रेप्लिकेशन को हम सेमी डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन का स्टार्ट साइट होता है। इसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में मॉडल ऑर्गेनिज्म ई कोलाई है जिसमें कि डीएनए के रेप्लिकेशन को डिटेल में स्टडी किया गया है। इसमें क्रोमोसोम या डीएनए मॉलिक्यूल सर्कुलर होते हैं। ये है उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे हम ORIC से डिनोट करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 245 बेस पेयर का होता है। इसमें 13 मर सीक्वेंस के 3 कॉपीज होते हैं। यह 80 रिच रीजन होता है। 80 बेस पेयर आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यह वीक होता है कंपेयर टू GC बेस पेयर जो कि आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। साथ ही इसमें 9 मर सीक्वेंसेस के 5 कॉपीज होते हैं जो कि DNA मॉलिक्यूल का बाइंडिंग साइट होता है जो कि इनिशिएटर प्रोटीन होता है। डीएनए का वो स्ट्रेच जो एक ओरिजिन और रेप्लिकेशन से रेप्लिकेट होता है उसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं। यह डीएनए का वो सेगमेंट होता है जिसमें कि एक ओरिजिन और एक टर्मिनस होता है। ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में एक रेप्लिकॉन होते हैं, इसलिए हम प्रोकैरियोट्स को मोनो रेप्लिकॉनिक कहते हैं। डीएनए के रेप्लिकेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। यहाँ हम पहले स्टेप इनिशिएशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनिशिएशन का अर्थ होता है किसी चीज को स्टार्ट या इनिशिएट करना। आइए हम इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑरिजिन का रिकॉग्निशन होता है। सर्टेन प्रोटीन जिन्हें कि हम इनिशिएटर प्रोटीन कहते हैं वे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हम ई कोलाई की बात करें तो यहाँ इनिशिएटर प्रोटीन DNA मॉलिक्यूल होता है। फिर इनिशिएटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ई कोलाई के केस में DNA ATP कॉम्प्लेक्स के अराउंड डीएनए मॉलिक्यूल बाइंड करता है। तो DNA प्रोटीन 9 मर सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करके इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब डीएनए मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के अराउंड कॉइल होता है। फिर थर्ड स्टेप है 13 मर रीजन का डीनेचुरेशन। जब डीएनए मॉलिक्यूल प्रोटीन के अराउंड कॉइल्ड होता है तो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप होता है जो कि 13 मर साइट जो कि 80 रिच साइट होता है उसका डीनेचुरेशन कॉज करता है। इसकी वजह से डीएनए के 2 स्ट्रैंड का इस
13 साइट में सेपरेशन होता है और इस सेपरेशन से ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस ओपन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन होता है। ई कोलाई के केस में डीएनए एटीपी कॉम्प्लेक्स इस 9 रीजन से बाइंड करता है। फिर डीएनए मॉलिक्यूल इस 9 रीजन के अराउंड कॉइल्ड होता है। इस कॉइलिंग के कारण 13 रीजन में टोपोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप होता है, जिसके फलस्वरूप इस रीजन में डीएनए का डीनेचुरेशन होता है, यानी कि स्ट्रैंड का सेपरेशन होता है। यह एटी रिच रीजन है और हम जानते हैं कि एटी बेस पेयर आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, जिन्हें कि सेपरेट करना जीसी बेस पेयर जो कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं उससे ईजी होता है। इस तरह से जब 2 स्ट्रैंड का सेपरेशन हो जाता है तो ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है डीएनए हेलिकेज की लोडिंग। डीएनए बी जो कि हेलिकेज है और डीएनए सी जो कि हेलिकेज लोडर है, उनके 6 मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेट बनता है। डीएनए सी डीएनए बी को डीनेचर्ड रीजन पे लोड करता है और लोडिंग के पश्चात डीएनए सी डिटैच्ड हो जाता है। डीएनए बी का एक मॉलिक्यूल जिसमें कि 6 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं, वो ओपन कॉम्प्लेक्स में डीएनए के 2 सिंगल स्ट्रैंड्स में से एक के अराउंड बाइंड करता है या क्लैंप होता है। इसके लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप है हेलिकेज डीएनए के डबल हेलिक्स को ओपन करते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स की फर्दर मेल्टिंग होती है जो कि अनपेयर्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड जनरेट करते हैं। हेलिकेज डीएनए ड्यूप्लेक्स के अलोंग मूव करता है। इसके लिए ये एनर्जी यूज करता है एटीपी के हाइड्रोलिसिस के लिए ताकि डीएनए के 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो सके। हेलिकेज डीएनए ड्यूप्लेक्स के अलोंग मूव करता है और डीएनए के स्ट्रैंड के सेपरेशन के लिए एनर्जी यूज करता है एटीपी के हाइड्रोलिसिस के द्वारा। डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से, यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब नेक्स्ट स्टेप है सिंगल स्ट्रैंड का स्टेबलाइजेशन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन रेप्लिकेशन फोक पे सेपरेटेड स्ट्रैंड से बाइंड करता है और इस तरह से यह सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करता है और उनके फर्दर री अनीलिंग को इनहिबिट करता है और इस तरह से डीएनए डबल हेलिक्स के फिर से फॉर्मेशन को रोकता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जब सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करते हैं तो ये नाइट्रोजनस बेसेस को कवर नहीं करते हैं। ये डीएनए के स्ट्रैंड को सेमी एक्सटेंडेड पोजीशन पे होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से यह डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी के लिए ज़्यादा अवेलेबल होता है। रेप्लिकेशन के पश्चात डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल गिर जाता है, उसकी फिर रिसाइकलिंग होती है और यह सिंगल स्ट्रैंड के नेक्स्ट सेगमेंट से अटैच होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है रिलीविंग सुपरकॉइलिंग। डीएनए हेलिकेजेस के द्वारा जब पेरेंटल डीएनए की अनबाइंडिंग होती है तो इससे डीएनए की सुपरकॉइलिंग होती है। रेप्लिकेशन बबल के अहेड पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग होती है और बिहाइंड नेगेटिव सुपरकॉइलिंग होती है। इस सुपरकॉइलिंग को रिमूव करना आवश्यक है क्योंकि सुपरकॉइलिंग की वजह से फोक का फर्दर मूवमेंट या डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोग्रेशन स्टॉप हो जाता है। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम इस सुपरकॉइलिंग को रिलीव करते हैं। तो यह सुपरकॉइलिंग टोपोआइसोमेरेज 1 एंजाइम और टोपोआइसोमेरेज 2, जिन्हें कि ई कोलाई में हम डीएनए गाइरेज कहते हैं, उसके द्वारा रिलीव होता है। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को ट्रांजिएंटली ब्रेक करके सुपरकॉइलिंग को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में प्राइमोसोम की असेंबली होती है।
प्राइमोसोम इंक्लूड करते हैं प्राइमेज, डीएनए जी, जो कि डीएनए बी यानी कि हेलिकेज के द्वारा एक्टिवेटेड होते हैं। रेप्लिकेशन फोक के जनरेशन के बाद दोनों फोक पे प्राइमोसोम की असेंबली होती है। प्राइमोसोम प्राइमिंग यानी कि प्राइमर के सिंथेसिस को इनिशिएट करता है। लीडिंग स्ट्रैंड की प्राइमिंग एक बार होती है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड की प्राइमिंग रिपीटेडली होती है 1000 से 2000 बेसिस के इंटरवल्स में, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में होती है, जिन्हें हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। डीएनए जी जो कि प्राइमेज है, वो 15 से 50 बेसिस लॉन्ग प्राइमर्स की सिंथेसिस करते हैं। प्राइमर की सिंथेसिस के बाद प्राइमेज टेम्पलेट से डिसोसिएट हो जाता है। उसके बाद फिर डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, यानी कि प्राइमर का एक्सटेंशन या नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। आइए हम इनिशिएशन स्टेप को इन डायग्राम की मदद से समझते हैं। यह है ई कोलाई का डीएनए या क्रोमोसोम, यह है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORIC, जिसमें कि 3 कॉपी होते हैं 13 सीक्वेंस के और 5 कॉपीज होते हैं 9 सीक्वेंस के। 13 वह रीजन है जहां पर कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड का सेपरेशन स्टार्ट होता है और 9 वह रीजन है जहां पर कि इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए ए आकर बाइंड करता है। तो सबसे पहले इस 9 रीजन पे डीएनए ए प्रोटीन आकर बाइंड करता है। उसके बाद फिर डीएनए इस डीएनए ए प्रोटीन के अराउंड कॉइल्ड होता है या रैप्ड होता है, जिसकी वजह से टोपोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप होता है। डीएनए ए प्रोटीन के बाइंडिंग के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो एटीपी के रूप में यूज की जाती है। डीएनए के रैपिंग या कॉइलिंग से जो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप होता है, उसकी वजह से 13वां रीजन पे डीएनए के 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब इसे हम ओपन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद हेलिकेज एंजाइम की लोडिंग होती है हेलिकेज लोडर डीएनए सी के मदद से। इसमें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो एटीपी के रूप में यूज की जाती है। तो हेलिकेज लोडर दोनों रेप्लिकेशन फोक पे हेलिकेज एंजाइम को लोड करते हैं और उसके बाद फिर डीएनए सी या हेलिकेज लोडर डिसोसिएट हो जाता है। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का फर्दर सेपरेशन इस हेलिकेज एंजाइम के द्वारा होता है। इस अनवाइंडिंग की वजह से रेप्लिकेशन बबल के अहेड और बिहाइंड सुपरकॉइलिंग डेवलप होती है, जिसे कि रिलीव करता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम, जिसके बारे में डिटेल में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड के सेपरेशन से हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलते हैं, जो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। इनके फर्दर रीअनीलिंग या रीवाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड कर जाते हैं। साथ ही डीएनए ए प्रोटीन के अराउंड जो डीएनए की कॉइलिंग हुई थी, वो भी अनरैप करना स्टार्ट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप है प्राइमिंग। प्राइमेज एंजाइम जो कि प्राइमर की सिंथेसिस करता है, उसकी लोडिंग होती है। इस प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे डीएनए जी के एक्टिवेशन के लिए हेलिकेज एंजाइम डीएनए बी की आवश्यकता होती है। प्राइमेज और हेलिकेज को एक साथ हम प्राइमोसोम कहते हैं। अब प्राइमर की सिंथेसिस होती है, जो कि ई कोलाई के केस में आरएनए का स्मॉल स्ट्रेच होता है। ये है लीडिंग स्ट्रैंड का प्राइमर और ये है लैगिंग स्ट्रैंड का प्राइमर। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, उसकी लोडिंग होती है और फिर डीएनए के नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है या उसका एक्सटेंशन होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में इलोंगेशन स्टेप में देखेंगे। तो इस इनिशिएशन स्टेप में कई प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं। पहला है इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए ए, जो कि 9 सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है और यह रिस्पॉन्सिबल होता है 13 सीक्वेंसेस में डीएनए स्ट्रैंड के सेपरेशन में, यानी कि इसके द्वारा डीएनए के डबल स्ट्रैंड का सेपरेशन स्टार्ट होता है। दूसरा है डीएनए बी, जो कि डीएनए हेलिकेज है। यह
डीएनए स्ट्रैंड के फर्दर सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए सी इस हेलिकेज एंजाइम को दोनों रेप्लिकेशन फोक पे लोड करता है, इसे हम हेलिकेज लोडर कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के दो स्ट्रैंड के सेपरेशन से जो सिंगल स्ट्रैंड मिलते हैं उनसे बाइंड करके इनकी रीअनीलिंग या रीबाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं। डीएनए गायरेज यह टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन बबल के अहेड और बिहाइंड जब डीएनए के स्ट्रैंड के सेपरेशन से सुपरकॉइलिंग डेवलप होता है तो उसे रिलीव करते हैं। डीएनए जी यह प्राइमेज एंजाइम है जो कि प्राइमर यानी कि आरएनए के स्ट्रेच की सिंथेसिस करता है। इस स्टेप में एनर्जी की भी आवश्यकता होती है जो एटीपी के रूप में यूज की जाती है। सबसे पहले ये एनर्जी रिक्वायर्ड होता है डीएनए ए प्रोटीन के द्वारा डीएनए के दो स्ट्रैंड के सेपरेशन में। उसके बाद फिर एनर्जी यूज किया जाता है डीएनए सी हेलिकेज लोडर के द्वारा हेलिकेज एंजाइम डीएनए बी के रेप्लिकेशन फोक पर लोडिंग के लिए। फिर एटीपी की आवश्यकता होती है डीएनए बी हेलिकेज एंजाइम के एक्शन में। उसके बाद डीएनए गायरेज के सिविल एक्शन यानी कि सुपरकॉइलिंग को रिलीव करने में भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। डीएनए बी के द्वारा प्राइमेज एंजाइम डीएनए जी के एक्टिवेशन में भी एटीपी की आवश्यकता होती है। साथ ही डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है उनके भी एक्टिवेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन बिगिन हो सके। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।